आज हम लोग बात करते हैं नेशनल इनकम की। नेशनल इनकम, जैसे कि आपको पता है कि नेशनल इनकम की जो न्यूमेरिकल है वो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल डिस्कस करने से पहले एक्चुअली उसकी थ्योरी भी हम लोगों को डिस्कस करनी पड़ेगी। अगर नेशनल इनकम की थ्योरी हम लोग पहले नहीं डिस्कस करेंगे तो नेशनल इनकम की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए नेशनल इनकम की पूरी थ्योरी हम लोग यहाँ पर पहले डिस्कस करेंगे। नेशनल इनकम की वैसे तो कई डेफिनेशंस हैं, मार्शल ने भी उसकी डेफिनेशन दी है और जो उसकी लेटेस्ट डेफिनेशन है वो साइमन कुजनेट्स की है। लेकिन उन सारी डेफिनेशंस को मिलाकर एक जो डेफिनेशन बनती है वो कुछ इस तरह से है कि मनी वैल्यू ऑफ नेट फ्लो ऑफ फाइनल गुड्स। अब ये मनी वैल्यू क्या है और नेट फ्लो ऑफ फाइनल गुड्स क्या है, ये सारी चीजें हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। पहले एक बार हम आपको ये पूरी डेफिनेशन पढ़ के बता दें, फिर उसके बाद क्या है मनी वैल्यू ऑफ नेट फ्लो ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एनुअली इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी विदाउट काउंटिंग ट्वाइस प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फिर से एक बार देखें, मनी वैल्यू ऑफ नेट फ्लो ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एनुअली इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी विदाउट काउंटिंग ट्वाइस प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इस डेफिनेशन में कुछ वर्ड्स हमको उनका डिस्क्रिप्शन करना बहुत जरूरी है। जैसे पहले बात है मनी वैल्यू ऑफ नेट फ्लो ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। मनी वैल्यू यानी किसी चीज की मौद्रिक मूल्य क्या है, यानी अगर 1 किलो गेहूं उत्पादित हुआ है तो एक तो यह है कि साहब 1 किलो गेहूं उत्पादित हुआ, लेकिन बात 1 किलो गेहूं उत्पादन की नहीं है। बात यह है उस 1 किलो गेहूं के उत्पादन का बाजार मूल्य, मौद्रिक मूल्य क्या है। यानी 1 किलो गेहूं 20 रुपए का 1 किलो है तो इसके मतलब है 20 रुपए के प्रोडक्ट उत्पादित हुए। तो क्या है, जितना भी प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है। अब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्या होती है, उनका मनी वैल्यू की बात हम नेशनल इनकम में करते हैं। अब वो ये तो बात समझ में आ गई कि मनी वैल्यू क्या है, लेकिन अब एक दूसरी बात यहां पर क्या आ गई, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अभी फाइनल गुड्स क्या चीज है, फाइनल गुड्स वो हैं जो एंड कंज्यूमर है उसके पास आते हैं कंजम्पशन के लिए। एंड कंज्यूमर क्या है, एंड कंज्यूमर है जो कंज्यूमर है जो चीजों को कंज्यूम करता है फाइनली। अब देखिए ऐसा है कि कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनके अलग अलग कई बार कंजम्पशन होता है और फिर उसके बाद में किसी चीज का प्रोडक्शन हुआ तो उसका कोई और कंजम्पशन है, फिर जो कंजम्पशन होने के बाद जो प्रोडक्ट बना फिर उसका कोई और कंज्यूमर है, फिर उसके बाद में कोई और प्रोडक्ट बना फिर उसका कोई और कंज्यूमर है। फॉर एग्जाम्पल ये है कि शुगर केन, मान लीजिए गन्ना उत्पादित हुआ और गन्ना किसी किसान ने, मिस्टर ए ने प्रोड्यूस किया। ये गन्ना कितने का उत्पादित हुआ, ये गन्ना उत्पादित हुआ मान लीजिए 1000 रुपए का, और इन्होंने इस 1000 रुपए के गन्ने को सेल कर दिया। अब इन्होंने इसे बेच दिया। इसको किसने खरीदा, इसको खरीदा शुगर फैक्ट्री ने। अब शुगर फैक्ट्री ने जो इस गन्ने को खरीदा तो अब उस शुगर फैक्ट्री जो है वो हुई शुगर केन का कंज्यूमर, लेकिन ये फाइनल कंज्यूमर नहीं है, नहीं फाइनल गुड नहीं है, ये फाइनली ये कंज्यूम नहीं करेगा। ये क्या करेगा कि शुगर केन से शुगर तो बना देगा लेकिन
ये कंज्यूमर हुआ किसका, शुगर केन का, लेकिन फिर ये शुगर बनाकर फिर इसे वापस बेचेगा मार्केट में, तो ये फाइनल कंज्यूमर नहीं हुआ, और ना ही इसने जो प्रोडक्ट लिया है वो फाइनल प्रोडक्ट था। ये जो है ये किसान का जो फाइनल प्रोडक्ट था, लेकिन इसका ये प्राइमरी प्रोडक्ट है। फिर इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या आया, ये शुगर आया। अब ये शुगर भी कोई जरूरी नहीं है कि शक्कर सीधे सीधे कंज्यूम कर ली जाए। अब ये शक्कर जो है ये यहां से इसने बेची और इसके बाद में यहां से ली होलसेलर ने उसको आगे बेचा। ठीक है, तो अब क्या हुआ, 1000 रुपए का गन्ना खरीदा इसने और इसने उससे 2000 रुपए की शुगर बना दी। अब शुगर उसने इसको 2000 रुपए की बेची, इस होलसेलर ने इसको 2500 रुपए में आगे रिटेलर को बेच दिया। रिटेलर ने इसको 3000 रुपए में फाइनल कंज्यूमर को बेचा। तो अब क्या हुआ कि 1000 रुपए का ये शुगर केन हुआ, 2000 रुपए की ये शुगर हुई, 2000 से ये 2500 में होलसेलर ने खरीदी और होलसेलर से ये 3000 रुपए में रिटेलर तक होती हुई और फिर उसके बाद में कंज्यूमर तक पहुंची। तो अब क्या हुआ, यहां पर शुगर केन जो बनाया वो किसान ने बनाया, उसका कंज्यूमर कौन था, शुगर फैक्ट्री। शुगर फैक्ट्री ने क्या बनाई, शक्कर। शक्कर का कंज्यूमर कौन हुआ, वो पहले होलसेलर हुआ, फिर रिटेलर हुआ, फिर उसके बाद में फाइनली वो हमारे पास आया। तो अब कहने का मतलब यह है कि जब यहां बात आ रही है फाइनल प्रोडक्ट की, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या है, शुगर केन नहीं है फाइनल प्रोडक्ट, बल्कि वो शुगर है जो कंज्यूमर के पास पहुंच रही है। तो अब मनी वैल्यू किसकी ली जाएगी, उस फाइनल प्रोडक्ट की ली जाएगी जो यहां कंज्यूमर के पास पहुंच रहा है, यानी 3000 रुपए की शुगर जो फाइनली पहुंची है कंज्यूमर के पास, हम उसको लेंगे, वो हुई हमारा फाइनल प्रोडक्ट। तो पहली बात तो जो पहला सेंटेंस था इस डेफिनेशन का वो क्लियर हुआ कि क्या है कि जो मनी वैल्यू है, मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में जुड़ जाएगी। सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एनुअली। अब क्या दूसरी बात क्या आई नेशनल इनकम के लिए, नेशनल इनकम जो कैलकुलेट होगी वो एनुअली कैलकुलेट होगी, यानी वो मंथली कैलकुलेट नहीं होगी, वो डेली कैलकुलेट नहीं होगी, यानी ये सारी चीजें नहीं होंगी, क्या होंगी, एनुअली कैलकुलेट होगी। क्या है, मनी वैल्यू ऑफ फ्लो ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एनुअली इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। अब डोमेस्टिक इकोनॉमी क्या है, डोमेस्टिक इकोनॉमी से क्या मतलब है, डोमेस्टिक इकोनॉमी से मतलब है कि हमारे देश के अंदर जो भी चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं उनकी बात हम नेशनल इनकम में करेंगे। मसलन जैसे ये इंडिया का नक्शा है और ये इंडिया का नक्शा है साहब, और ये इंडिया की जो नक्शा है इन बाउंड्रीज में, यानी यहाँ कश्मीर से लेकर गुजरात से लेकर और मालूम पीछे जो है नॉर्थ ईस्ट से लेकर और इधर केरला तक, ये जो हमारी बाउंड्रीज हैं, इनमें जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, इन सीमाओं में जितना भी प्रोडक्शन हुआ है, एनुअली इनकी जो मनी वैल्यू है उसको जो है वो जोड़ा जाएगा किसके साथ, विदाउट काउंटिंग ट्वाइस। अब विदाउट काउंटिंग ट्वाइस से क्या मतलब, जैसे अभी हमने आपको बताया कि शुगर केन कितने का उत्पादित हुआ, 1000 का, इससे शुगर उत्पादित हुई कितने की, 2000 की। तो अब मान लीजिए हमारा जो प्रोडक्ट हुआ वो फाइनल कितने का हुआ, अब ये क्या हम कहेंगे 1000 का गन्ना उत्पादित हुआ, 2000 की शक्कर उत्पादित हुई, 3000 का प्रोडक्शन हुआ। क्या 1000 प्लस 2000 इज इक्वल टू 3000 का प्रोडक्शन हुआ? नहीं, प्रोडक्शन 3000 का नहीं हुआ, प्रोडक्शन सिर्फ जो फाइनल प्रोडक्ट आया है हम उसकी बात करेंगे, यानी 2000 रुपए का प्रोडक्शन हुआ है, इसकी बात करेंगे। 1000 रुपए इस 2000 रुपए में पहले से ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो अब क्या बात आ गई कि साहब मनी वैल्यू ऑफ नेट फ्लो ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एनुअली इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी विदाउट काउंटिंग ट्वाइस। अब क्या हुआ कि इन सीमाओं के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है एक साल में बिना दोहरी गणना के, उसकी जो मनी वैल्यू होगी, मॉनेटरी वैल्यू होगी, वो सारी डोमेस्टिक इनकम होगी। अब हमें पता क्या करना है, नेशनल इनकम। तो अब डोमेस्टिक इनकम तो हो गई जो देश में उत्पादित वस्तुएं हो गई, और अगर हमें नेशनल इनकम पता करना है तो क्या हो जाएगा, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी विदेशों से प्राप्त आय। अब ये विदेशों से प्राप्त आय कैसी हो सकती है, ये ऐसी हो सकती है
इसे हम कहते हैं एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स। अब क्या है कि मान लीजिए हमने 10,000 रुपए का गेहूं बाहर भेजा और 5,000 रुपए के कपड़े बाहर से खरीदे, तो बेचा 10,000 का, मंगाया 5,000 का, तो 5,000 रुपए हमने 10,000 का बेचा था, हमको वहां से मिले 10,000 और हमने वहां से सामान खरीद लिया 5,000 का, तो 5,000 रुपए हमारे पास एक्स्ट्रा बचे। तो वो जो 5,000 रुपए बचे वो है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। या मान लीजिए हमारा एक आदमी जाकर दुबई में काम कर रहा है और वहां से वो 1 लाख रुपए साल में कमा कर भेज रहा है, और श्रीलंका का एक आदमी यहां आ गया है जो यहां काम कर रहा है और यहां से वो 50,000 कमाकर श्रीलंका भेज रहा है। तो हमको मिल रहा है 1,000 दुबई से और हम दे रहे हैं 50,000 श्रीलंका को, तो यानी कि फिर भी हमारे पास 50,000 बच रहा है, तो वो है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो अब क्या हुआ बात कि जो मनी वैल्यू है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, जो कि 1 साल में प्रोड्यूस हुआ है हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी में बिना दोहरी गणना किए हुए, प्लस जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, अगर इन सारी चीजों को जोड़ लिया जाए तो हमको किसी देश की नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय पता लगती है। ये तो हो गई बात इसकी डेफिनेशन की। लेकिन नेशनल इनकम पता करने के कई मेथड्स, ऐसा नहीं है कि बस खाली एक ही मेथड है नेशनल इनकम पता करने का। नेशनल इनकम पता करने के 3 मेथड्स। अब ये 3 मेथड्स कौन से हैं उन पर बात करने से पहले हम लोग एक बात और कर रहे हैं। मान लीजिए अभी जो हम लोग बात कर रहे थे प्रोडक्शन की, तो साहब प्रोडक्शन जो हो रहा है, प्रोडक्शन जो हुआ किसी इकोनॉमी में, मान लीजिए 10,000 रुपए का प्रोडक्शन। अब क्या प्रोडक्शन ऐसे ही हो जाता है? प्रोडक्शन करने के लिए कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगते हैं। अब ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हैं? ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हैं? ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक, अब ये फैक्टर क्या है? ये प्रोडक्शन के कौन से हैं? ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो अब क्या हुआ? इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में लगे हुए हैं कौन कौन? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। अब अगर ये 10,000 रुपए का प्रोडक्शन हुआ है तो 10,000 रुपए का जो माल बिका, माल बेचने के बाद जो 10,000 रुपए आए, तो वो 10,000 रुपए किन में बटेंगे? वो 10,000 रुपए इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में बटेंगे, यानी लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर में बटेंगे। अब मान लीजिए लैंड को जो मिलेगा वो क्या होगा? लैंड को मिलेगा रेंट, लैंड को मिला रेंट, लेबर को क्या मिला? वेजेस एंड सैलरीज, कैपिटल को क्या मिला? इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को क्या मिला? प्रॉफिट या लॉस, जो भी हो ये इसको मिला। तो अब क्या हुआ कि जितने का प्रोडक्शन हुआ है, 10,000 रुपए का प्रोडक्शन हुआ है, तो 10,000 रुपए के बराबर ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इनकम होगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 2,000 रुपए रेंट के तौर पर बांट दिए गए, 2,000 रुपए रेंट मिल गया इनको, 2,000 रुपए वेजेस एंड सैलरीज मिल गई इनको, 2,000 रुपए इंटरेस्ट मिल गया इनको, बाकी क्या बचा? प्रॉफिट। और प्रॉफिट जो बचा वो कितने का है? 4,000 रुपए का। तो इसका टोटल भी कितना आ गया? 10,000 रुपए इसका भी टोटल आ गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ? जितने का प्रोडक्शन होगा उतने के ही बराबर ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं इनकी इनकम होगी। तो यानी कि जितने का प्रोडक्शन होगा उतने के ही बराबर इनकम हो जाएगी, और इनकम कितने की हो गई? इनकम भी 10,000 रुपए की हो गई, यानी जितने का प्रोडक्शन हुआ उतने के बराबर इनकम हो गई। अब दूसरी बात क्या आती है? क्या ये इनकम हमेशा इनके पास रहेगी? नहीं। क्यों? क्योंकि जिसको रेंट मिला है 2,000 रुपए वो भी उसे खर्च करेगा, जिसको वेजेस सैलरी मिली वो भी खर्च करेगा, इंटरेस्ट मिला वो भी खर्च करेगा, और जिसको प्रॉफिट मिला है वो भी खर्च करेगा। खर्च हो सकता है कि वो सारा कंजम्पशन पर करे, या उसमें से कुछ कंजम्पशन पर करे और कुछ सेविंग कर ले, जो सेविंग बाद में इन्वेस्टमेंट पर चली जाएगी। चाहे वो सेविंग बैंक में जमा कर दे तो बैंक उसे आगे लोन कर देगा, या किसी
फाइनेंशियल मार्केट में लगा दे तो भी वो मार्केट में आ जाएगी घूमकर, यानी जितना भी पैसा उसने कमाया है वो उसके पास कम रहेगा, बाकी सारे के सारा पैसा वापस मार्केट में आ जाएगा। तो अब क्या हुआ, जितने के बराबर इनकम हुई वो इनकम कंजम्पशन गुड्स पर चाहे खर्च हो, गुड्स पर, मान लीजिए इसमें से 8,000 रुपए जो है वो कंजम्पशन गुड्स पर खर्च हो गई, प्लस 2,000 रुपए सेविंग कर ली इन लोगों ने। ये सेविंग फिर इन्वेस्टमेंट हो गई, यानी इन्होंने जहां जमा किया था वो वहां से इन्वेस्ट हो गया, और ये इन्वेस्टमेंट भी फिर मार्केट में 2,000 रुपए का मार्केट में आ गया। यानी ये कंजम्पशन गुड्स पर खर्च होकर आया और ये इन्वेस्टमेंट गुड्स पर खर्च होकर बाहर आ गया। तो अब क्या हुआ कि जितने की इनकम हुई थी, इतने की इनकम हुई थी 10,000 की, ये वापस 10,000 रुपए निकलकर कहां आ गए, यहां आ गए। ये क्या हुआ, एक्सपेंडिचर हो गया। ये एक्सपेंडिचर काहे का हुआ, 10,000 रुपए का, जिसमें से 8,000 रुपए कंजम्पशन पर खर्च हुए और 2,000 रुपए इन्वेस्टमेंट पर खर्च हुए, इन्वेस्टमेंट गुड्स पर, और 2,000 रुपए कंजम्पशन गुड्स पर खर्च हुए। ठीक, तो अब क्या हुआ कि प्रोडक्शन 10,000 का हुआ तो इनकम भी 10,000 की हुई, तो एक्सपेंडिचर भी 10,000 रुपए का हुआ। अब ये 10,000 का एक्सपेंडिचर हुआ, तो ये एक्सपेंडिचर हुआ तो ये जब खर्च होगा तो ये किसके पास आ जाएगा, फिर आगे 10,000 रुपए का प्रोडक्शन होगा, फिर इनकम होगी, फिर एक्सपेंडिचर होगी, और ये एक सिलसिला है जो चलता रहेगा। ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो चलती रहेगी। अब क्या बात आती है, यहां हम लोग बात ये नहीं कर रहे थे, बात ये कर रहे थे कि नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करें। तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के तीनों तरीके आपके सामने आ गए। या तो हम सारा प्रोडक्शन जितना प्रोड्यूस हुआ है उसकी वैल्यू जोड़ लें, तो हमको मिलेगा नंबर 1 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। तो पहला मेथड क्या हो गया, पहला मेथड हो गया प्रोडक्ट मेथड, या जिसे वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं, और जिसे वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं। दो, पहला हो गया प्रोडक्ट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड। दूसरा मेथड क्या हो गया, जिसे जितना, यानी प्रोडक्ट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड, जैसे कि हमने आपको बताया कि क्या है कि 1,000 रुपए का शुगर केन हुआ था और फिर उससे 2,000 रुपए की शुगर केन बना था, उगा था, और फिर 2,000 रुपए की शुगर बनी थी। तो अब क्या हुआ, या तो हम टोटल 2,000 रुपए जोड़ लें, ये प्रोडक्ट मेथड हो गया, और वैल्यू एडेड मेथड क्या हुआ कि 1,000 रुपए शुगर केन के प्लस 1,000 रुपए शक्कर बनाने में खर्च हुए, तो दोनों का जोड़ कर लिया तो कितना हो गया, 2,000 हो गया। तो ये वैल्यू एडेड मेथड हो गया। तो इस तरह से वैल्यू एडेड मेथड से अगर हमें पता करना है तो इस तरह से हम पता कर लेंगे, तो ये वैल्यू एडेड मेथड हो जाएगा। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड है इनकम मेथड। इनकम मेथड में हम क्या करते हैं, इनकम मेथड में जितनी भी तरह की इनकम है, अब वो इनकम कौन कौन सी है, चाहे रेंट की सूरत में हो, चाहे वेजेस हो, चाहे इंटरेस्ट हो, चाहे प्रॉफिट हो, सैलरीज हो, ये जितनी भी इनकम होती हैं वो इनकम में सारी जोड़ ली जाती हैं। तो हमको नेशनल इनकम तब भी पता चल जाती है, वो कैसे मिलती है, वो इनकम मेथड से मिलती है। और तीसरा क्या है, तीसरा है एक्सपेंडिचर मेथड, यानी जितनी भी तरह का एक्सपेंडिचर होता है वो सारा का सारा इसमें जोड़ दिया जाए, तो हमको एक्सपेंडिचर मेथड से भी नेशनल इनकम पता हो सकती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जिस तरह से जितने के बराबर प्रोडक्शन होता है उतना ही इनकम होती है, उतना ही एक्सपेंडिचर होता है। इसी प्रकार से चाहे हम सारा प्रोडक्शन जोड़ लें तो नेशनल इनकम पता चल जाएगी, सारी इनकम जोड़ लें तो नेशनल इनकम पता चल जाएगी, सारा एक्सपेंडिचर जोड़ लें तो नेशनल इनकम पता चल जाएगी। ये कहलाती है जीएनपी, इसे कहते हैं जीएनआई और इसे कहते हैं जीएनई, और ये तीनों एक दूसरे के बराबर होती है। ये हो गया ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये हो गया ग्रॉस नेशनल इनकम, ये हो गया ग्रॉस नेशनल एक्सपेंडिचर। तो हमेशा जो है वो जीएनपी इज इक्वल टू जीएनआई इज इक्वल टू जीएनई होती है, और इसको हम लोग अलग अलग मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहां तक बात समझ में आ गई आपको कि नेशनल इनकम क्या है, कि नेशनल इनकम है कि
मनी वैल्यू जितनी भी एक साल में किसी देश की सीमाओं में बिना दोहरी गणना के उत्पादित किया जाए, उसकी जो मनी वैल्यू होगी उसको जोड़ दिया जाए तो वो डोमेस्टिक इनकम हो गई। अगर उसके साथ में उसमें इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ दिया जाए तो वो नेशनल इनकम हो गई। इसको पता करने के तरीके 3 हो गए। अगर सारा प्रोडक्शन जोड़ दें या सारी इनकम जोड़ लें या सारा एक्सपेंडिचर जोड़ लें तो हमको नेशनल इनकम पता चल जाएगी। अगर सारा प्रोडक्शन जोड़ते हैं तो जीएनपी पता चल जाएगी, यानी कि नेशनल इनकम थ्रू प्रोडक्शन मेथड, नेशनल इनकम थ्रू इनकम मेथड और नेशनल इनकम थ्रू एक्सपेंडिचर मेथड। तो यानी कि इसके कैलकुलेट करने के 3 मेथड ऑफ नेशनल इनकम। ये कंसेप्ट बहुत आसान है, सिर्फ 3 कंसेप्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। एक पहला कंसेप्ट है जीएनपी एंड जीडीपी। दूसरा कंसेप्ट है, इसी में हम लोग जीएनपी और जीडीपी या जिसे हम कहते हैं नेशनल एंड डोमेस्टिक, ये पहला कंसेप्ट है नेशनल एंड डोमेस्टिक। पहले हम लोग इसी की बात कर लें, फिर हम लोग दूसरे कंसेप्ट का। नेशनल एंड डोमेस्टिक, जैसे कि हमने आपको बताया डोमेस्टिक इनकम क्या है और नेशनल इनकम क्या है। ये है जीएनपी, कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीडीपी कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये है नेशनल प्रोडक्ट, यहां देखिए आप, और ये है डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो नेशनल और डोमेस्टिक में क्या फर्क है? डोमेस्टिक, जैसे कि हमने आपको बताया, डोमेस्टिक है कि हमारी जो देश की सीमाएं हैं उन देश की सीमाओं के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है। अगर हम लोग भारत की बात करें तो हम ये कहेंगे कि साहब जम्मू एंड कश्मीर से लेके और केरला तक और इधर गुजरात से लेकर और उधर आसाम और मणिपुर तक जो हमारा बीच का जो पूरा एरिया है, इन पूरी हमारी जो सीमाएं हैं देश की, इनके अंदर जितना भी प्रोडक्शन होगा एक साल में बिना दोहरी गणना के, उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू होगी वो हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो अब अगर हमको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये हो गई तो नेशनल प्रोडक्ट क्या होगी? नेशनल प्रोडक्ट होगी कि ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस इसके अलावा जो हमें विदेशों से आय प्राप्त हो रही है, चाहे वो हम एक्सपोर्ट, ज्यादा एक्सपोर्ट करके जो हम प्राप्त कर रहे हो या हम सर्विसेज का एक्सपोर्ट करने के बाद जो हम प्राप्त कर रहे हो, उनको हम कहते हैं कि हमारी विदेशों से प्राप्त आय। तो अब विदेशों से प्राप्त आय या जिसे हम कहते हैं नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड होती है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स। अब ये एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स क्या है? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमने एक्सपोर्ट किया 5,000 का और इंपोर्ट किया 3,000 का, तो हमारी नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितनी हो गई? 2,000। तो अब अगर हमको जीएनपी पता करना है और हमारा जो जीडीपी है वो हुआ है मान लीजिए 10,000 का, यानी हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन कितने का हुआ? 10,000 का। तो जीएनपी पता करना है तो जीडीपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू जीडीपी है 10,000 प्लस 2,000 का नेट इनकम हुई 5,000 माइनस 3,000 इज इक्वल टू 2,000। तो अब ये कितना हो गया? 12,000। अब ये कहलाया हमारा क्या? ये कहलाता है जीएनपी, अगर जीडीपी में हम 2,000 रुपए का नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ दें। और इसका उल्टा भी हो जाएगा, यानी अगर हमको
जीडीपी पता करनी हो और जीएनपी दी हुई है, तो जीएनपी माइनस नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड हो गया। तो अब जीएनपी कितने की आई है? 12,000 माइनस नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड कितने का? 2,000 का, इज इक्वल टू जीडीपी हो गई 10,000। सिंपल। तो अब जब भी बात नेशनल और डोमेस्टिक की होगी, चाहे वो जीएनपी की बात हो और चाहे एनएनपी की बात हो, चाहे जीडीपी की बात हो या एनडीपी की बात हो, यानी जहां बात नेशनल और डोमेस्टिक की होगी वहां हमको नेशनल और डोमेस्टिक में फर्क किसका होगा? नेशनल और डोमेस्टिक में फर्क होगा हमेशा नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड का। यानी नेशनल और डोमेस्टिक में हमेशा जो फर्क है वो काहे का है? नेशनल और डोमेस्टिक में फर्क है नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ये हो गया हमारा पहला कंसेप्ट। दूसरे कंसेप्ट पर हम आते हैं। दूसरा कंसेप्ट क्या होता है? दूसरा कंसेप्ट है ग्रॉस और नेट का। ग्रॉस एंड नेट। अब ये ग्रॉस एंड नेट क्या है? ग्रॉस यानी चाहे वो जीएनपी हो, ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, और चाहे जीडीपी हो, ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। अब इन दोनों और एनएनपी जिसे हम कहते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट, और एनडीपी ये जिसे हम कहते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये ग्रॉस और नेट में क्या फर्क है? ग्रॉस और नेट में क्या फर्क है? ये है ग्रॉस और ये है नेट। यानी अगर हमको जीएनपी दिया हुआ है और एनएनपी कैलकुलेट करना है, यानी एनएनपी अगर हमें पता करना है और जीएनपी हमको दिया हुआ है, तो क्या होगा? जीएनपी में से हम घटाएंगे डेप्रिसिएशन। यानी हमेशा जो ग्रॉस और नेट में फर्क होगा वो किसका होगा? ग्रॉस और नेट में फर्क हमेशा डेप्रिसिएशन का होगा। डेप्रिसिएशन या जिसे हम हिंदी में मूल्यह्रास भी कहते हैं। यानी अगर हमको नेट पता करना है तो ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन घटा देंगे, अगर ग्रॉस पता करना है तो नेट में डेप्रिसिएशन जोड़ दिया जाएगा। यानी एनएनपी दिया है तो इसमें हम डेप्रिसिएशन जोड़ देंगे। चाहे वो अगर हमें एनडीपी पता करना है तो जीडीपी में से डेप्रिसिएशन घटा दिया जाएगा, अगर हमको जीडीपी पता करना है तो एनडीपी में डेप्रिसिएशन जोड़ दिया जाएगा। तीसरा कंसेप्ट बहुत जरूरी है, और तीसरा कंसेप्ट है वो कहलाता है मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का कंसेप्ट। अब ये मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? मार्केट प्राइस किसे कहते हैं और फैक्टर कॉस्ट किसे कहते हैं? मार्केट प्राइस वो है जिस प्राइस पर मार्केट में कोई वस्तु बिक रही है, और फैक्टर कॉस्ट क्या है कि जो कॉस्ट उसकी पहले से तय कर दी गई है, कॉस्टिंग उसकी तय हो गई। तो अब बात यह आती है कि साहब कॉस्टिंग तो हमने तय कर दी, और ये जो है कॉस्टिंग, अब यहां पर एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि आपके दिमाग में ये तो नहीं आ रहा है कि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में जो फर्क होता है वो प्रॉफिट का होता है। नहीं, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में फर्क प्रॉफिट का नहीं होता कि फैक्ट्री की लागत और मार्केट में जो बिक रहा है उसके बीच का डिफरेंस जो है वो प्रॉफिट है। नहीं, ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक्स में ऐसी बात नहीं होती। क्या होता है आपको मालूम होगा कि जब भी हम कॉस्टिंग कैलकुलेट करते हैं तो उसमें नॉर्मल प्रॉफिट जुड़ा हुआ होता है, और जब मार्केट में कोई चीज बिकने आती है जब फैक्ट्री से, तो यानी पहले से फैक्ट्री में तय कर दिया जाता है कि ये इतने की बिकेगी, इसकी कॉस्टिंग ये है। उस कॉस्ट में ऑलरेडी प्रॉफिट और सारे डीलर्स का प्रॉफिट और
होलसेलर का प्रॉफिट और रिटेलर का प्रॉफिट सब जुड़ा हुआ है पहले से। तो अब क्या बात आई कि जो मार्केट में जो बिकेगा और जो फैक्ट्री की प्राइस है, इनके बीच के डिफरेंस क्या हुआ? इनके बीच के डिफरेंस होता है जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होती हैं, जो विभिन्न प्रकार की गवर्नमेंट बॉडीज जो टैक्सेस लगाती हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाए, चाहे स्टेट गवर्नमेंट लगाए, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट लगाए, जो वो टैक्सेस लगाती है, वो टैक्स अगर फैक्ट्री कॉस्ट में जोड़ दिया जाए यानी फैक्टर कॉस्ट में जोड़ दिया जाए तो हमें मार्केट प्राइस पता लग जाती है। तो यानी कि जो मार्केट प्राइस है फैक्टर कॉस्ट में जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का। यहां बात हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस की थी, लेकिन हमने लिखा है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस के अलावा भी कुछ चीजें होती हैं। अब कुछ चीजें होती हैं जो सरकार हमसे टैक्स की सूरत में लेती है, उसे तो हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। लेकिन सरकार हमको कुछ चीजें देती भी है। अब देती क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, बहुत आसान सा एग्जाम्पल आपको बताते हैं, जो रोजमर्रा का एग्जाम्पल आप देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि जैसे आपने सिलेंडर खरीदा, एक जो गैस का सिलेंडर होता है घर का, कॉमर्शियल नहीं, जो आप यूज करते हैं रेजिडेंशियल जो पर्पज में होता है कंज्यूमर के, वो आप सिलेंडर खरीदते हैं। तो वो सिलेंडर आपने खरीदा और वो सिलेंडर मान लीजिए आज की डेट में शायद 900 रुपए के करीब है, 900 रुपए का आपने खरीदा, लेकिन 900 रुपए आपने दिए और बाद में आपके अकाउंट में 250 रुपए सब्सिडी के आ गए। तो आपको देने कितने पड़े? 900 आज आपने दिया, आपको देने पड़े 650, 250 रुपए रिफंड आ गए आपके। अब ये क्या चीज है? यानी एक तरफ तो सरकार ने हमसे टैक्स लिया, बहुत सी चीजों पर वो हमसे सुबह से शाम तक टैक्स लेती है, और कुछ चीजों पर वो हमको सब्सिडी भी दे रही है। जैसे उसने हमको सब्सिडी काहे पे दी? गैस पर उसने हमको सब्सिडी, और भी बहुत सी चीजों पर वो हमको सब्सिडी देती है। जैसे खाद है, यूरिया है, फर्टिलाइजर्स हैं, इनके ऊपर वो सब्सिडी किसानों को देती है। ठीक है, तो एक तरफ तो वो हमसे टैक्स ले रही है और दूसरी तरफ वो हमको सब्सिडी दे रही है। तो अब क्या हुआ? उसने नेट टैक्स कितना लिया? अब क्या हो गया? नेट टैक्स उसने कितना लिया? तो ये यहां हम लोग नेट टैक्स कैलकुलेट करते हैं, जिसे हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो अब ये जो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, यानी इनडायरेक्ट टैक्स उसने हमसे लिए और कुछ उसने हमको सब्सिडीज दे दी। तो मान लीजिए उसने इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो 1000 रुपए का इनडायरेक्ट टैक्स लिया और 250 रुपए की उसने सब्सिडीज हमको वापस कर दी। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना हो गया? 1000 माइनस 250 इज इक्वल टू नेट इनडायरेक्ट टैक्स हुआ, नेट इनडायरेक्ट टैक्स हुआ 750 रुपए। तो अब ये ऊपर, तो अब यहां पर हमारी बात समझ में आई कि ये 3 कंसेप्ट हैं। जो पहला कंसेप्ट है नेशनल और डोमेस्टिक का, दूसरा कंसेप्ट है कंसेप्ट ऑफ ग्रॉस और नेट का, और तीसरा कंसेप्ट है मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। इसके हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सवाल लगाएंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।